मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट करें, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है उस वीज़ा के मुतालिक कि क्या रिक्वायरमेंट है। मेरे कज़न जो है नेक्स्ट मंथ वेडिंग की शादी के लिए जा रहे हैं, तो उसके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को प्रायोरिटी सर्विस है जिसमें 5 डेज़ के अंदर ही जवाब आ जाता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि वो फाइनेंशियली जो है वो फुल टाइम काम करते हैं, 20,000 उनकी इनकम आ रही है, लेकिन उनको साथ TWP की तरफ से भी अलाउंस भी मिलता है। क्या वो डिक्लेयर करना लाजमी है और उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको साथ अटैच करने होंगे अगर, क्योंकि वो इनकम तो वैसे ही थ्रेश होल्ड पूरा कर रहे हैं 20,000 है, लेकिन ये DWP की तरफ से PIP अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, पहली चीज़ तो है मैरिज सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ आपने साबित करना होगा कि आप और आपकी जो नई वाइफ हैं, यू आर ए जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स। और उसके साथ साथ इनकम रिक्वायरमेंट। आपने मुझे बताया है कि आप कमा रहे हैं £20,000 और आपको मिल रहा है डिसेबिलिटी बेनिफिट मेरे ख्याल में। तो आपके पास अब ऑप्शन है कि अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं या अंडर द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कि आप एग्जेम्प्ट हैं क्योंकि आपको डिसेबिलिटी अलाउंस मिल रहा है। अगर इनकम पर करते हैं सो मेनली इट्स 6 मंथ्स पे स्लिप्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स। अगर आप करते हैं एग्जेम्पशन की बेसिस के ऊपर, फिर आपको जो उसका क्राइटेरिया है कि आपकी जो आमदनी है वो ज़्यादा है जितनी एक मिलती है एक मियाँ बीवी को अंडर इनकम सपोर्ट। सो वो आपने टेस्ट सेटिस्फाई करना होगा इफ़ यू रिलाई ऑन द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल है कि अगर आप कोई फास्ट प्रायोरिटी सर्विस कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यूजुअली विद इन, होम ऑफिस कहती है विद इन 30 डेज़ में, वो 30 वर्किंग डेज़ में आपको जवाब दे देते हैं। लेकिन आजकल कोरोना वायरस की वजह से वो आपको नहीं मिलती, वो प्रायोरिटी सर्विस, नॉर्मल सर्विस आपको मिलती है। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाती है वो आपकी गुड लक है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, काइंडली मेरी कॉल डिस्कनेक्ट ना कीजिए क्योंकि वो मेरे पास टेलीविजन नहीं है। आप क्या करिएगा, यूट्यूब पर रात को इस प्रोग्राम को भी देख लीजिएगा। थैंक यू सर। अब मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। जी जी सर, इसमें ये है कि मेरी मिसेज का जो था ना वो हमने करवाया है प्रायोरिटी पर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। ठीक है। दिसंबर में, तो जनवरी में मेरी नेचुरलाइजेशन हो गई थी, उसका मैंने वो उठा लिया, ओथ उठा लिया। ठीक है। और अब मैं जो बच्चों के साथ, आपके प्रोग्राम में आपने बताया था कि बच्चों के साथ आप लोग अगर एक बंदा नेचुरलाइज जाए और दूसरा सेटल स्टेटस और इंडेफिनिट पर हो तो आप अपने बच्चों की एजुकेशन डिस्क्रिशनरी राइट पर डाल सकते हैं, और ये एक अच्छा ग्राउंड होता है होम ऑफिस को बताने के लिए। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कहाँ पैदा हुए, पैदा यूके में हुए थे या पाकिस्तान में? नहीं, बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए थे। ठीक है, फिर इसमें प्रॉब्लम आती है। पाकिस्तान में पैदा हुआ थे तो आपने कहा था कि डिस्क्रिशनरी तौर पर वो होम ऑफिस नहीं, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। अगर आपके जो बच्चे हैं, आपकी वाइफ जब उसको मिल जाएगा ILR, फिर भी होम ऑफिस की ये आर्गूमेंट होगी कि दोनों पेरेंट्स के पास नेशनलिटी नहीं है। जब आपकी वाइफ अप्लाई करेगी नेशनलिटी के लिए, उसके सेम टाइम अगर आपके बच्चे अप्लाई करेंगे, फिर आपके बच्चों को भी वो ग्रांट कर देंगे ब्रिटिश नेशनलिटी। अगर आपके बच्चे अभी अप्लाई करते हैं नेशनलिटी के लिए, चाहे आपकी वाइफ को मिल जाता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, होम ऑफिस की आर्गूमेंट ये होगी कि वन पेरेंट only has indefinite leave to remain, they can leave the UK and live with their mother. As absurd as that may sound, होम ऑफिस की ये आर्गूमेंट होगी कि नहीं, जो आपकी जो वाइफ है,
क्योंकि वो उसके पास नेशनलिटी नहीं है, फिर हम बच्चों की एप्लीकेशन को भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो इसलिए मेरी आपसे ये एडवाइस होगी कि एक सॉलिसिटर से एक दफ़ा मिल लें जो आपको तफसील में इसके बारे में बता सके कि आपके बच्चों के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमने 7 ईयर की बेस में वीज़ा मिला था और मेरी बड़ी बेटी, उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अभी हुआ है दिसंबर 2021 में। ठीक है। तो ज़िम्बाब्वे केस के लिए मैंने पूछना था कि उसके लिए 30 जून की नॉर्मली वो डेट थी। अभी हम क्या ज़िम्बाब्वे में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी बच्ची तो अभी ब्रिटिश हुई है, उस वक्त नहीं थी। तो उसके लिए प्लीज़ थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, आपने अपने सिस्टर से बात की है इसके बारे या नहीं? मैंने बात की, असल में कुछ कहते हैं कि हाँ जी आप डाल दो ऐसे ही, कुछ कहते हैं कि नहीं आप उसमें आते ही नहीं हो, तो आप एडवाइस करिए। आप फिर कितने सोलिसिटर्स को पास गए? आपने कहा कुछ कहते हैं डाल दो, कुछ कहते हैं ना डालो, फिर कितने सोलिसिटर्स के पास आप गए? नहीं, मैंने दो से नॉर्मली पूछा, लेकिन हर एक का अपना होता है बताने का, तो आप अगर ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपकी बच्ची अभी ब्रिटिश हुई है और आप ज़बरानो की एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, एप्लीकेशन अभी भी खुले हैं, आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अपनी बच्ची के लिए। और अगर जब होम ऑफिस अपने रूल्स को रिकन्सिडर करेगी और अगर वो समझती है कि आप इस राइट के हकदार होते हैं, फिर आपको वो ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल भी सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है, my question is, I applied my visa extension on October. Sorry, I didn't catch my, that. Sorry, I didn't catch that. Go again, please. Sorry. Yes. Nice and I did slow. my visa application on October. Right, okay. And I had my fingerprint on 28th of October as well. Okay, And the day of my birthday, yeah. right? Sorry? That's the day of my birthday, 28th October, right? Happy birthday. So, but I haven't heard anything after that. It's been just over 4 months now. And what application did you apply for? It's for the family life. Family life, what? On the base, was it an extension, a first-time application? Exception 10-year route, yeah. Extension. Yeah, extension, yeah. Yeah. So the Home Office common standard is 6 months. So right now, I think it's been, what, 4 months? So you've got at least another 2 or 3 months before you can start panicking or maybe send them a letter. Even then, I've got a couple of clients whose application is pending for at least 7-8 months, and we've written to the Home Office and their response has been, because of COVID-19, we're not adhering to the service standard of 6 months. Applications are taking slightly longer. So my advice to you will be, provided that you meet the requirements, provided that the application was prepared correctly, you've got nothing to worry about. It might take 6 months, it might take 8 months, it might take even 9 months, but need not worry, you will get your leave to remain. Thank you very much for your call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मैंने पिछले साल लिया, मुझे मिला था। ठीक है। तो मेरी नी भतीजी है, वो फ्रांस में, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और 10 साल का उसके रेजिडेंस कार्ड है। तो क्या मैं उससे यहाँ पर इनविटेशन दे, मेरा घर वो रेंट पर है, मैं उससे इनविटेशन दे सकता हूँ? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप उसको वीज़े पर स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप उसको ज़रूर बुला सकते हैं। अपनी तरफ से
आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं कि मैं उसको रिहाइश दूंगा, चाहे वो रेंट पर है, और मैं उसका ख़र्चा भी उठा सकता हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप काम नहीं कर रहे और आप ख़र्चा नहीं उठा सकते, फिर जो आपकी जो नेफ्यू है, नीस है, जो अप्लाई कर रही है फ्रांस से, वो अपने बैंक अकाउंट से साबित कर सकती है कि वो अपना खुद खर्चा करेगी यूके में आके। ये तो आपकी तरफ से हो गया, लेकिन जो एप्लीकेंट है उसने साबित करना होगा कि उसके पास सब्सटैंशियल टाइज़ हैं कि अगर उसको वीज़ा दिया जाता है वो वापस जाएगी टू हर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और हर होम कंट्री। सो जब भी कोई विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं, 99.99% ऑब्जेक्शन स्पॉन्सर की तरफ से नहीं होती, एप्लीकेंट की तरफ से होती है कि आपने साबित करना है कि आपके पास टाइज़ है टू योर होम कंट्री। सो इसलिए मेरी आपसे ये एडवाइस होगी, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सारी डॉक्यूमेंट्स लेके आई सोलिसिटर के पास चले जाए और वो फिर आपको बता सकता है कि इसमें क्या क्या चांसेस है और किस तरह इस केस को प्रिपेयर किया जाए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों आपके एप्लीकेशन को कामयाब होने में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम तारिक है। मैं एक छोटा सा मशवरा करना था। मुझे इंडेफिनेट मिला था 2012 में, अगस्त 2012। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने नेशनैलिटी के लिए ये अप्लाई किया 2018 में। ठीक है। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि आप 2022 में करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी तैयारी कर रहा था तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें दोबारा B1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं आपसे मशवरा कर रहा हूँ कि एक तो मैंने 2012 में B1 किया था और एक किया था मैंने 2018 में। ठीक है। तो अब मुझे B1 करने की जरूरत है या नहीं? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जो आप मुझे बता रहे हैं कि आपने B1 12 में भी किया था और दोबारा भी किया है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने B1 सर्टिफिकेट को इस्तेमाल किया था अपने ILR एप्लीकेशन में, जो मेरे ख्याल में आपने किया होगा, फिर चाहे वो एक्सपायर हो गया, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नेशनलिटी एप्लीकेशन में। अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया था, वो वैसे वो पड़ा रहा है दरवाज़ में और आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, फिर वो एक्सपायर हो गया, आपको दोबारा B1 टेस्ट पास करना होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। Hello. Hello, you're live on air. Really? You're live on air. Oh, okay. Can they hear me? Loud and clear. Assalamualaikum. Walaikum salam. Okay, so I just want to ask questions that. Can you hear me? I can. Please, fire away. So I just want to say, my first marriage, I got divorced, and the second marriage, and I got 4 kids, and they're British, but I'm not British as a mother. Okay. And I got remarried again, but the person I had no document, and I have 2 kids. With that, That name it's not on the register, so I applied for extension, which is expires the next month. What do I have to do again? right. Whereabouts do you live? I live in Birmingham. Okay, so let me get this clear. You've got 4 children from first marriage. They're British. You've got 2 children from your second husband, correct? Yes, 2 kids from the second husband. Right. With my second husband, I have no document that I'm married to him. That's fine. Now, let me get this the clear. kids is not father name on it. I understand. So let me get this clear. So you're currently on limited leave to remain. So you've got a 2.5-year visa, is that correct? Which is expiring in the next few weeks. Yeah, it expires next week. Okay. And your second husband, does he have leave to remain? Is he British or is he illegal in this country? Okay, the second husband, he's British in country. He's British and he lives with you, correct? No, he does not live with me. Okay, so your second husband doesn't live with you, you've separated, but he's British, is that Yes. right? So I live with the kids. Correct, but your second husband is British, correct? Yes. Understand. Thank you very much for your call. So you've got 4 children which are British. You've got 2 children as well who are British because their father is British. So if you've not applied for their passports,
you should apply for their British passports. Because their father was British, they automatically acquire British nationality. Now, with regards to your extension application, because your visa is expiring in a week's time, I would advise you to submit an application as soon as possible. You can make the Home Office aware that you've got 2 additional children which you've not informed them about. That won't hinder your application in any form whatsoever. So the main thing is you've got to show to the Home Office that you are taking care of your 6 children, you're a single mother, and that you request that you be granted further leave to remain. By all means, you can contact me and I'll be more than happy to help you with your application. Thank you very much for your call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. भाई, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरे हस्बैंड को 2012 में मिली थी 3 साल की. अब 2022 में उनको इंडेफिनेट भी कंप्लीट हो गया है. तो अब हमने नेट अप्लाई करनी है ये 10 साल के वक्त उसकी. ये 22 फरवरी के बाद करें कि उससे पहले भी कर सकते हैं? क्योंकि सुनने में यही आया है कि नेशनलिटी जो सी है वो 1 महीने पहले भी आप सिटीजनशिप 1 महीना पहले भी कर सकते हैं. और दूसरे ये मैंने एक चीज पूछनी थी कि लोन लिया था गाड़ी के लिए, तो वो कुछ बैंक को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उन्होंने पेमेंट नहीं काटी तो उन्होंने वो उसमें डाल दिया डिफॉल्ट में. तो उसका कोई असर तो नहीं होगा नेशनलिटी के ऊपर कि नहीं? क्योंकि हम पेमेंट मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं उनको. मैंने ये बस आपसे क्वेश्चन पूछने थे 2. ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. नेशनलिटी में कोई ऐसा रूल नहीं है कि 28 डेज़ पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेशनलिटी में ये रूल ज़रूर है कि जब केस वर्क आपके एप्लीकेशन कंसिडर कर रहा होता है उस डेट पर वो चेक करते हैं कि आप रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं या नहीं. बेस्ट चीज़ ये होगी जब उनके 10 साल पूरे हो जाएं फिर ही उस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट करें नेशनलिटी की. जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, मेरे ख्याल में आपके हस्बैंड के ख़िलाफ़ एक डिफ़ॉल्ट जजमेंट है, लेकिन फिर भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं. अगर आप पेमेंट्स कर रहे हैं फिर आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे. ज़रूर आप उसको डिक्लेयर कर दीजिएगा फॉर्म में कि जी एक डिफ़ॉल्ट जजमेंट हमारे ख़िलाफ़ थी, लेकिन हमने एक एग्रीमेंट कर ली है क्रेडिटर के साथ और हम उसको पे कर रहे हैं. फिर आपकी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे. अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे फिर हो सकता है आपकी नेशनलिटी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर दें. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है. हेलो. हाय, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. Hi, can I ask one question? My spouse, 2.5 years leave to remain. Right. And because, I need to ask you about when I get my indefinite. And then I passed my life in UK on 2014, I have passed it. Right. And I got the CTN Guilds B1 and A1 certificate as well. So do I need to do by the time after 2.5 years again, do I need to do that exam again or is it okay? So the B1 that you did, yeah, which B1 and A1 I got from CTN Guilds. Right, okay, thank you very much for your call. Provided that you done it in 2014, it should be fine if that is a B1 qualification. However, I would ask you to at least go once to a solicitor who can check the certificate, because I don't have it in front of me, but what you are saying, it seems that it is a B1 qualification which is currently accepted as a valid English test. It should be fine. However, just go once to a solicitor who can double check that is a valid English test that still the Home Office accepts. Thank you very much for your call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, मेरा सवाल ये था, ये जो न्यू नेशनलिटी का जो कानून पास किया है कि रिवॉर्ड कर सकते हैं, इसकी कोई वजह भी हो सकती है या विदाउट एनी रीजन के या विदाउट एनी न्यूज़ के ये वो हो सकता है क्या? इसकी थोड़ा सा समझा सकते हैं प्लीज? ठीक है. और आपने ये न्यूज़ कहाँ से सुनी? जी, ये जो न्यूज़ है EU नेशनल्स की वो नेशनलिटी रिवोक कर सकते हैं, आपने ये न्यूज़ कहाँ से सुनी है? ये उसमें आ रहा था YouTube वगैरह में. और ठीक है, उसको कहते हैं शोर मीडिया. सोशल मीडिया नहीं, शोर मीडिया. फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. देखें, काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पर यह शोर मच रहा है कि आपकी नेशनलिटी को वो कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. होम ऑफिस ने साफ इस पर
गाइडेंस दी हुई है कि हम उस सूरत हाल में आपकी नेशनलिटी कैंसिल करेंगे अगर इट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और वो मिसाल देते हैं कि अगर आप एक टेररिस्ट हैं या आपने कोई ऐसा बड़ा क्राइम किया है जिस वजह से हम समझते हैं कि आपको इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए। मामूली कोई वजह से अगर आप फ़र्ज़ करें आपने स्पीडिंग की है या आपको कोई और पेनल्टी मिली है, उस वजह से आपकी नेशनलिटी को वो नहीं कैंसिल करेंगे। मेनली ये जो रिवोकेशन है नेशनलिटी की उन लोगों के लिए है जो आप कह लें दहशतगर्दी में शामिल हैं या यूके को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऑन वेरी वेरी हाई लेवल, या साइबर क्राइम कर रहे हैं, बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं बिलियंस ऑफ पाउंड्स, उन लोगों के लिए है कि हम आपकी नेशनलिटी कैंसिल कर देंगे। जहाँ तक आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसको मैं कहता हूँ शोर मीडिया। उनका मकसद होता है कि वो वीडियो लगाते हैं यूट्यूब के ऊपर, बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में, उन्होंने कंप्यूटराइज्ड वो ऑडियो लगाया होता है कि इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस ब्रिटिश नेशनैलिटी एंड हाउ प्रीति पटेल विल कैंसिल इट, और वो बस टाइप करके उसको लगा देते हैं और आप हर चीज़ मान लेते हैं। दूसरा, पाकिस्तान इंडिया में जो एजेंट्स बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इस शो को इमिग्रेशन विद कामरान, इमिग्रेशन विद तारिक, इमिग्रेशन विद रियाज कुल, उसको देख के वो पाकिस्तान में बैठे होते हैं और वो ये वीडियोस बनाते हैं कि जी ये होने वाला है और ये होने वाला है। उनका मकसद क्या होता है कि जब आप वो व्यूज़ देखते हैं, वो एडवर्ट्स को आप देखते हैं, उसको स्किप करते हैं, इनको पैसे मिलते हैं तकरीबन 300-400 पाउंड्स ये महीने के बनाते हैं उन वीडियोस से। सो जब आप वो वीडियो देखते हैं आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। उनका मकसद ये होता है कि ऐसा कोई मौजू हर दिन वो निकालें जो आप डर के देखें और फिर आप उस वीडियो को शेयर करें और वायरल कर दें। सो इसलिए मैं आपको सबको यही एडवाइस करूँगा, जब आप यूट्यूब पर जाएँ, जो हर वीडियो आप देखते हैं उसको बिलीव ना किया करें कि वो सब सच नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो सर। हेलो सर। जी सर, एक्चुअली मैंने अपने मिसेज के लिए सेकंड एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना था और छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि कब लाइफ इन यूके टेस्ट की जरूरत होगी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए और इंशाल्लाह हम मुलाकात कर सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। ओके, हेलो जी जी फरमाइए, आप लाइव ऑन एयर हैं जी। कैमरन साहब। जी सर। मैं तो दो क्वेश्चन पूछने चाहना। एक तो जे कोई इंडिया तो विजिटर इत्थे आया हुए, हाँ जी, ब्याह तो इलावा और इत्थे कोई प्रोग्राम पक्के होने का हो सकता ब्याह तो इलावा? वो किदों आया सी? ਉਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 5 ਸਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ 28 ਸਾਲ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ, 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਕਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਯੂਕੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਇਹ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਾਸਟਕੋ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਸਟਕੋ ਦਾ ਕਾਰਡ? ਉਹਦਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 2002 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2002 ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? 2002, 3 ਜਾਂ 4 ਕੁਛ ਹੈ? 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ? ਹਾਂਜੀ, ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਿਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੂੰ? ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਸਟਕੋ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨੋਵੇਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸਟਕੋ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੇਸ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੀ, ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, अपना केस तैयार करो और जमा करवाओ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पता करना था, मेरी वाइफ 28 अक्टूबर 2018 को Tier 2 डिपेंडेंट वीजा पे इंग्लैंड आई थी पहले। ठीक है। उसका जो करंट वीजा BRP पे है वो एक्सपायर होगा 23 सितंबर 2023। ओके, उसका मैंने अब ILR अप्लाई करना है, तो 5 इयर्स की डेट जो बनती है वो 28 अक्टूबर 2018 से आगे अगर 5 साल चले तो वो 28 अक्टूबर 2023 तक बनती है। करेक्ट। तो क्या, लेकिन उसका जो करंट आखिरी BRP इशू हुआ है वो 23 सितंबर 2023 में एक्सपायर हो जाएगा। तो 23 सितंबर 2023 को क्या मुझे नया Tier 2 उसके लिए डिपेंडेंट अप्लाई करना पड़ेगा या मैं ILR अप्लाई कर सकता हूँ? अभी आपके पास कौन सा वीजा है? मैं खुद Tier 2 पर आया था, फिर मुझे ILR मिल गया और अब मुझे नेशनलिटी मिल गई है, मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है। और ILR आपने कौन सी बेस पर ली है? Tier 2 की बेसिस के ऊपर मुझे मिला था। ठीक है। सो इसका मतलब जो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, आपकी जो वाइफ का जो वीज़ा है वो 1 माह पहले एक्सपायर हो रहा है, ठीक है ना, 5 साल मुकम्मल होने में, करेक्ट?
जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। Thank you so much. पहली बात तो है कि आप थोड़ा जल्दी परेशान हो गए, अभी 2 साल रहते हैं, लाइफ को एंजॉय करें। ये जो इमिग्रेशन की जो सिरदर्दियाँ हैं ये तो लगी रहती हैं, फ़िलहाल आप टेंशन ना लें। लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि आपके वाइफ का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है इन सितंबर 2023, उसके 5 साल मुकम्मल होते हैं इन अक्टूबर। बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप सितंबर में उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर दें ILR की। जैसे वो पेंडिंग रहेगी उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे और फिर वो ILR की हकदार हो जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है होम ऑफिस उसको दे देगी ILR। लेकिन आज है 2022, साल अभी रहता है तकरीबन। आपसे मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ज़रूर एक दफ़ा एक सोलिसिटर से मिल लीजिएगा कि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दे कि हो सकता है कि आज के जो रूल्स हैं वो कल ना हो और थोड़े से वो बदल दें और फिर आपको शायद नुकसान हो जाए। लेकिन अगर आज की बात हम करते हैं, ये ऑप्शन आपके लिए है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सवाल है, मैं ब्रिटिश पास हूँ। ठीक है। और जो 3G है वो मुझे उनका मैंने बिल जो 120 पाउंड उन्होंने मेरे ऊपर अननेसेसरी आउट ऑफ करके, वो जो कॉल मैंने उनकी कंपनी से नहीं करी उनके ऊपर उन्होंने कर दिया है। ओहो, आपने कोई ऑनलाइन तो नहीं गए, डेटा कोई चार्जेस तो नहीं कर दिया आपने? कोई वेबसाइट पर आप गए हो, शायद उसकी वजह से उन्होंने आपको चार्ज कर दिया हो। मेरे फोन में एक ऐप डाउनलोड है जिसका मैं प्रीपेड पे करता हूँ बिल। ठीक है। और नेट के थ्रू मेरा बिल मैं उनका यूज करता हूँ 3G का। अच्छा। 120 पाउंड का उन्होंने दे दिया है कि आप बिल पे करो। जो मेरे 18 पाउंड जा रहे हैं वो जा रहे हैं, उसके अलावा ठीक है उन्होंने अननेसेसरी मुझे 120 पाउंड का बिल पे करने के लिए बोला है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस बात को कोर्ट में लेके जाऊं, क्योंकि वो ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ पाउंड इस तरह से लोगों से चीट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए मेरे पासपोर्ट पे या दूसरी चीज पे कोई इशू तो नहीं आएगा फ्यूचर में कभी? नहीं, देखें आप सही कह रहे हैं, वो ट्रिलियन बिलियंस ऑफ पाउंड्स कमा रहे हैं। आप एक ट्रिलियन बिलियन कंपनी को लेके जाएंगे कोर्ट में फॉर 123 पाउंड? सोचें ना इस बात को। बेहतर ये नहीं होगा, सुने मेरी बात, बेहतर ये नहीं होगा आप उनकी कंप्लेंट्स टीम को लिखें, उनको एक्सप्लेन करें कि दी देखें ये मैंने नहीं किए कॉल्स, आपकी गलतफहमी है, मैं आपका लॉयल कस्टमर हूँ इतने सालों से, अगर आप मुझे कहते हैं ये पे कर दो, फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दो, और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ वो जो पैसे हैं वो आपको वेव कर देंगे या वो कम कर देंगे। अब आप कोर्ट जाएंगे, सोलिसिटर को इस्तेमाल करेंगे, बैरिस्टर को इस्तेमाल करेंगे, कोर्ट फीस भरेंगे और फॉर 123 पाउंड टेंशन भी लेंगे। आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। मेरी आपसे एडवाइस ये होगी कि उनसे आप बातचीत करें, उनको सिचुएशन सही तरह एक्सप्लेन करें कि जी देखें ये कॉल्स मैंने नहीं किए, प्लीज़ let's have some common sense prevailing here and let's sort this out. I don't think court is the best course of action for you. Thank you very much for your call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, मेरे बेसिकली इसमें 2 सवाल हैं। एक तो ये कि 2014 में मैंने स्पेनिश वाइफ के बिहाफ पे यहाँ प्री सेटलमेंट मैंने लिया। 2000 कब? ठीक है। 2000 कब? 2000 ये पिछले लास्ट ईयर। So 2000 and what? 2021, correct? 2020, yes. तो वो 2 साल हो गए से। तकरीबन 1.5 साल के करीब। ठीक है। 2020, ठीक है। हाँ, उसमें मैंने प्री सेटलमेंट लिया है अपनी स्पेनिश वाइफ के बिहाफ पे। ठीक है। उस वक्त मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट नहीं था। ठीक है। ठीक है। अभी मुझे स्पेन से कॉल आई है कि आपका स्पेनिश पासपोर्ट जो है वो आपको ग्रांटेड कर दिया गया है। ठीक है। अभी मैं वो लेने जा रहा हूँ। एक तो सवाल ये है कि जब मैं अपना पासपोर्ट रिसीव करूंगा तो मेरे जो बच्चे पाकिस्तान में है मेरी एक्स वाइफ से, वो पाकिस्तान में ही स्पेनिश एम्बेसी से वो पासपोर्ट स्पेनिश रिसीव कर लेंगे। ठीक है। सवाल ये है कि वो 18 साल से कम उम्र है, उनके लिए कौन सा रूल एंड रेगुलेशन है कि यहाँ पे वो मेरे साथ आए, आके रहें? एक तो ये, अगर उनकी उम्र 18 साल से बढ़ जाती है और उनके पास ऑलरेडी स्पेनिश पासपोर्ट है तो फिर वो किस कानून के इधर आ सकते हैं?
ठीक है, आपने कोई सोलिसिटर के पास गए इस पर बात करने के लिए? ये काफ़ी डिटेल सवाल आप मुझसे पूछ रहे, किसी सोलिसिटर के पास नहीं गए अभी? मैं किसी सोलिसिटर के पास नहीं गया क्योंकि मुझे तो अभी कॉल आई है, तो इसलिए मुझे पता चला कि मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट आने वाला है। ठीक है, वो कॉल कब आई थी? आज आई है जी? मुझे 1-2 दिन हुआ है। 2 दिन, ठीक है, 2 दिन हुए। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। कभी कभी ये जो सवाल होते हैं इतने डिटेल होते हैं कि ये हम एक लाइव शो पर भी तफसील में आपको जवाब नहीं दे सकते, बल्कि अगर आप एक सोलिसिटर ऑफिस के पास भी जाएं, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी कभी उनके पास भी वो नॉलेज नहीं होता कि सही तरह आपको वो एक्सप्लेन कर सकें ये जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। आप डिपेंडेंट हैं ऑन यूरोपियन नेशनल, आपको मिला था प्री सेटल स्टेटस इफ़ आई एम राइट, अभी आपको स्पेनिश पासपोर्ट मिल गया है, और आप अभी जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को बुला सकते हैं या नहीं, मैंने अक्सर सुना है लोगों से कि उन्हों को बाद में मिला है यहाँ स्पेनिश पासपोर्ट या इटालियन पासपोर्ट, और उन्होंने अप्लाई किया है अपने बच्चों को स्पॉन्सर करने के लिए, और होम ऑफिस ने ग्रांट कर दिया है। अब होम ऑफिस इसको 2 तरफ से ले सकती है। नंबर 1 कि नो, एज अ यूरोपियन नेशनल यू weren't लिविंग इन द UK by the deadline 31 December 2020, और हो सकता है कि होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को वो बच्चों की वो कहे नहीं, आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते बिकॉज आप खुद एक जॉइनिंग फैमिली मेम्बर हैं और आप एक यूरोपियन नेशनल के ऊपर डिपेंडेंट थे एट 31 December 2020। और हो सकता है होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन में डिस्कशन इस्तेमाल कर दे कि नो, एज आप यहाँ रह रहे हैं, you were in the UK on 31 December 2020, subsequently you've been granted a European nationality and therefore you should be able to sponsor your children. So ये तो पहली बात है, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपके जो बच्चे हैं अगर ओवर 18 हैं आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ओवर 21 पर हो जाएं फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको साबित करना होगा कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने ज़म्बरानो के ऊपर अपडेट नहीं दी, माज़रत चाहता हूँ, इतने सवाल थे। एक नई वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए, यूट्यूब पर लगाऊंगा, फेसबुक पर, वो आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।